Checked. Meet. Your microphone is off. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून और आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद वीआई के इस स्पेशल प्रोग्राम अ फ्लाइट ऑफ स्पिरिट में। आज हमारे साथ आज के इस स्टूडेंट्स डे विद्यार्थी दिवस के शुभ अवसर पर एक होनहार विद्यार्थी है जिसका हम इंटरव्यू लेंगे। तो आइए हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनका नाम है शिव कुमारी और वो दिल्ली से है। तो शिव कुमारी, आपका हमारे इस टीम की ओर से इस शुभ कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम शिव कुमारी। तो शिव कुमारी, आज आप यहाँ पर आए हो तो मैं सबसे पहले यह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके हमारे ऑडियंस को आपसे हम परिचित करवाना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ शब्द बता दीजिए। ओके। मैं बताना चाहूँगी, जैसे मैम ने बताया, मेरा नाम 59%. शिव कुमारी है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मतलब मेरा बर्थ जो है वो दिल्ली का ही है। तो और मैं एक वीआई पर्सन हूँ, 100% टोटली ब्लाइंड पर्सन हूँ मैं। और मेरी जो डिसेबिलिटी है, विजुअली इम्पेयर्ड मैं हूँ, वो बाय बर्थ, मतलब ये प्रॉब्लम है मुझे बाय बर्थ से। और अभी प्रेज़ेंट में मैंने फाइनली बैचलर ऑफ सोशल वर्क कंप्लीट किया है, बीएसडब्ल्यू, और एमए के लिए मास्टर ऑफ सोशल वर्क और लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी प्रेज़ेंट में। ओके, आप सभी जानते ही हैं कि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा का कितना महत्व होता है। बिना शिक्षा के एक विद्यार्थी शायद कुछ भी नहीं कर पाए। डॉक्टर, इंजीनियर, Your internet connection is लॉयर unstable. Go to the more options menu for help if you're having problems. Alert, your और internet connection आजकल is तो unstable. सोशल Get वर्क help here if you're having problems. के Close लिए button. भी Your internet connection is हमें unstable. Go शिक्षा to the more options menu for help if you're having problems. की बात कैसे हुई और आपने अपनी शिक्षा की शुरुआती दिनों में क्या-क्या परेशानियां फेस की? मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम सबके लिए एक तो स्टडी और मतलब शिक्षा की एक बहुत इम्पोर्टेंस तो होती ही है। बट मेरे साथ कुछ अलग ही सिस्टम रहा। हम सब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हर बच्चा टाइमली स्कूल चला जाता है और मोस्टली उसको पढ़ने को मिल जाता है। बट मेरे साथ इससे उल्टा ही हुआ। मैं बचपन से स्कूल नहीं जा पाई और मेरा स्कूलिंग नहीं हो सका क्योंकि मेरे पेरेंट्स अवेयर नहीं थे। और जब मेरा जन्म हुआ और मतलब घर में सबको पता लगा कि लड़की है और ऊपर से देख नहीं सकती है, तो सबका मतलब एक ध्यान यहीं पे था कि लड़की है तो देख नहीं सकती है, तो सबको था किसी तरीके से ठीक हो जाए, नहीं तो कैसे होगा, कैसे मतलब रहेगी, लड़की है ऊपर से। तो ये जैसे क्योंकि पहले टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा मतलब पेरेंट्स, फैमिली ऐसा ही सोचते हैं। तो वो ऐसा सोचने लगे, लेकिन किसी ने इस बात पर मतलब फ़ोकस नहीं किया कि लड़की है तो मतलब स्टडी भी उतना इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात कि उन्हें पता ही नहीं था, नॉर्मली क्या होता है पेरेंट्स को, नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए पता होता है कि बच्चा बड़ा होगा उसको स्कूल डालना है। बट कोई डिसेबिलिटी वाला अगर आ गया तो उनको पता ही नहीं होता और उनको ऐसा लगता है कि मतलब इसके लिए है ही नहीं, अब ये तो देख नहीं सकती है तो ये कैसे पढ़ेगी, ये तो पढ़ ही नहीं सकती। तो 58. उनका फ़ोकस इस पे गया ही नहीं कभी कि इसको स्कूल भी भेजना है। और बचपन से क्या हुआ कि मैं स्कूल इस वज़ह से मैं स्कूल नहीं जा पाई। और मेरा भाई जब स्कूल जाता था तो मुझे लगता था वो नॉर्मल है, देख सकता है, वो ठीक है बिल्कुल, और मुझसे बड़ा है वो 2 साल। तो वो स्कूल जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ स्कूल। और मुझे मुझे ना उस टाइम पर ये भी नहीं पता था कि मैं मतलब मैं मेरे अलावा और भी लोग दुनिया में ब्लाइंड हैं और भी लोग देख नहीं सकते हैं या और भी किसी टाइप की डिसेबिलिटी है।
तो मैं क्योंकि उस टाइम पे ब्लाइंड फ़ील्ड से बहुत दूर थी और मुझे ऐसा लगता था कि ओनली पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अकेले मैं ही हूँ। तो इस बात से मुझे और प्रॉब्लम होती थी कि अकेले मैं ही क्यों हूँ? अगर मैं देख सकती होती तो मैं भी भाई की तरह स्कूल जाती, उसकी तरह खेलती, उसकी तरह ड्रेस डालकर जाती, स्कूल बैग लेकर जाती, टिफ़िन लेकर जाती। एग्ज़ाम में मुझे भी एप्रिशिएट किया जाता, मेरा भी एग्ज़ाम होते, मेरे भी टेस्ट होते। तो ये सब मेरे को बहुत मतलब ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देती थी कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकती मैं भी क्योंकि मैं पढ़ना चाहती थी शुरू से बचपन से ही। तो बट ऐसे करते-करते मेरा मतलब टाइम आगे जाता गया और मैं थोड़ा बड़ी हो गई और मुझे पता लगा एक दिन कि ब्लाइंड लोग भी स्कूल जा सकते हैं। ऐसे ही कोई घर में आया हमारे और किसी ने बोला कि मतलब कोई बात नहीं लड़की देख नहीं सकती है तो आपने स्कूल क्यों नहीं डाला? इनके तो दूसरे स्कूल होते हैं। तब जब उनके जाने के बाद मैंने मम्मी वगैरह से सबसे पूछा कि आपने क्यों नहीं डाला? ब्लाइंड स्कूल होते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ, होते तो हैं लेकिन हाँ, वो बोले कि मतलब ये ट्रीटमेंट तुम्हारा मतलब चल रहा था जैसे कि ये तो मोस्टली मतलब उनको भी नहीं पता था कि कहाँ कैसे होते हैं। तो बोले कि कोई बात नहीं मतलब ठीक हो जाओगी अगर, तो पढ़ाई तो कभी भी हो जाएगी। तो इस टाइप से उनको थोड़ा अवेयरनेस की भी कमी थी और थोड़ा ये भी होता है कि देख नहीं सकती है तो क्या ही पढ़ेगी, अब ये क्या ही कर सकती है। तो ऐसी वाली थोड़ी बात आ जाती है मन में। तो उस वज़ह से मेरा स्टडी नहीं हो पाया लेकिन जब मैं मतलब 13-14 साल की ऐज की हो गई और लगभग फिर जब मैं 15-16 इयर्स की हो गई तब तक मुझे ना ये मतलब बहुत इस बात से बहुत दिक्कत होने लगी कि मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा मन था कि मैं पूरी पढ़ाई करूँ, एक भी मिस ना हो, कुछ भी मिस ना हो, मैं प्रॉपर पढूँ। तो मैंने मतलब मैं ना इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और मतलब मेरा ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरा मन करता था कि मैं मतलब रहूँ ही ना। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी मैंने कोशिश की, काफ़ी बार ट्राई किया बट जो कि मेरी फैमिली को पता नहीं रहा क्योंकि मतलब मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी और मेरा कोई और मतलब कोई ऐसे में नहीं था जिससे मैं सारी बातें शेयर कर सकूँ। तो मैंने बहुत ट्राई किया सोचा करती थी कि कैसे क्या कर सकती हूँ जिससे मतलब हाँ, मैं ना रहूँ मतलब मैं पढ़ नहीं सकती तो मैं रहूँ भी ना क्योंकि और मेरा ना एम था जब मैं कुछ बड़ी हुई तो मेरा एक एम डिसाइड हुआ मेरा मन था कि मैं लॉयर बनूँ, क्रिमिनल लॉयर। मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है ताकि मेरी तरह कोई और ना रहे या फिर किसी के साथ भी अन्याय ना हो, मुझे दूसरों के लिए वर्क करना है। तो ये मेरे मन में था तो मैं जाती थी और मुझे ये पता था कि अगर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी तो मैं तो ब नहीं बन सकती और जब मैं ये सोचती थी तो मुझे लगता था कि मैं कभी भी नहीं पढ़ पाऊँगी यानी मैं कभी लॉयर नहीं बन सकती। तो इसका मतलब मुझे रहना ही नहीं है, मैं ना रहूँ दुनिया में। तो इस टाइप से मैं काफ़ी बार मतलब सोचा करती थी कैसे मतलब और एक और बात थी कि मेरे को ना प्रॉपर मतलब क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या मैं ऐसा करूँ? क्योंकि मेरे को इस बात से भी डर था कि अगर मैं कुछ सुसाइड अटेम्प्ट करती हूँ और उसके बाद मैं मतलब मैं बच जाती हूँ और उसके बाद कोई और डिसेबिलिटी मुझे आ जाती है, तो मैं एक तो मैं हैंडल कर नहीं पा रही, मैं दूसरी कैसे हैंडल करूँगी? एक को तो फिर भी मैंने देख लिया बट दूसरी कैसे होगा? तो मैं इस बात से भी मेरे को क्लियर नहीं था कि कुछ ऐसा हो जिससे मतलब परमानेंट रहे कि मैं इस टाइप से सोचने लगी थी कि मैं प्रॉपर्ली मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करूँ और उसके बाद मैं ना रहूँ कि पक्का रहे ये। इस टाइप से मैं बहुत मतलब डिप्रेशन टाइप मुझे हो गया, प्रॉब्लम हो गई। और डेली जब मैं सोया करती थी तो स्टडी को लेकर किसी को घर में पता नहीं होता था क्योंकि मेरे पास कोई डिस्कस करने वाला भी नहीं था, मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी। मैं बचपन से कभी खेलने नहीं गई। मैं मतलब मेरी किसी मतलब कोई फ्रेंड नहीं थी। मैंने अपनी ऐज की लड़की से बात तक नहीं की थी, गर्ल्स, बॉयज़ किसी से भी क्योंकि मैं किसी को जानती ही नहीं थी, घर में ही रहती थी। फैमिली और पेरेंट्स के साथ जाती थी और उन्हीं के साथ वापस आ जाती थी। तो और जब भी मतलब सब लोग सो जाएँ तो मैं खूब रोया करती थी ये सोचकर कि मैं मतलब स्कूल नहीं जा पाऊँगी, मैं क्यों नहीं जा पाई मतलब मैं भी पढ़ सकती होती, काश मैं भी स्कूल जा सकूँ या मुझे ऐसा लगता था मैं कभी नहीं जा पाऊँगी। तो कुछ टाइम के बाद ना बिल्कुल जब लिमिट खत्म हो गई, मैंने घर में ज़िद करना स्टार्ट कर दिया
कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी जाऊँगी। मतलब मेरे को कुछ भी करो, मेरे को स्कूल भेजो। अब मैंने ना क्योंकि मैं स्कूल जाना चाहती थी और मेरा उस टाइम पर इतना हो गया था कि मैं मतलब मैं सोचती थी मैं क्या ऐसा करूँ, कैसे स्कूल जाऊँ? मैं घर छोड़कर चली जाऊँ, मैं क्या ऐसा करूँ मतलब और उस टाइम पे मुझे मोबिलिटी नहीं आती थी, मेरे कॉन्टैक्ट में कोई नहीं था जो मुझे गाइड कर सके, मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैं अकेले आ जा भी नहीं सकती थी। तो इस बात से मुझे और भी प्रॉब्लम होती थी और मैंने फिर जिद करना स्टार्ट कर दिया कंटिन्यूअसली मेरा एक यही मोटिव था सुबह से लेकर मतलब कंटिन्यूअसली रात तक जब मैं 16 इयर्स की कुछ ऐसे हो गई, तो मैंने परेशान करना स्टार्ट कर दिया सबको कि मतलब मुझे स्कूल भेजो, मुझे स्कूल जाना है, क्यों नहीं डाला मुझे स्कूल? तो इस टाइप से ना मतलब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद जब मैं 19 इयर्स की हुई, तो फाइनली मैंने अ, 2016 में जाकर मेरा मतलब मैंने मैंने उससे 3 साल मुझे 3 साल कम से कम उससे पहले लग गए थे स्कूल ढूँढते हुए। और स्कूल ढूँढने की जब बात आई तो मतलब मेरा फैमिली सपोर्ट में ब्रदर का इतना नहीं रहा सपोर्ट, तो उसने क्लियरली मना कर दिया कि मैं मतलब इसके लिए एक तो ये ब्लाइंड है, इसके लिए मैं मतलब नहीं ढूँढ सकता, जो बात करनी है तो खुद से करे। तो मैंने बोला भाई से कि कोई बात नहीं तुम मुझे नंबर निकाल कर दो, मैं बात करूँगी स्कूल्स में। तब उसने मुझे कुछ नंबर्स जैसे-तैसे मैंने माँग कर नंबर्स लिए उससे और बात की स्कूल्स में और तब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो मेरे पास दूसरा एक कीपैड वाला फ़ोन था, जिसमें टॉकबैक नहीं था। तो आईडी से ही ऐसे जैसे हम लोग याद कर लेते हैं, तो मैं वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना मुझे आ गया था। तो मैं ना उस फ़ोन से वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्ड किया करती थी और अपनी मम्मी के फ़ोन से नंबर्स या मतलब भाई से पूछकर मैंने उस में रिकॉर्ड कर लिए नंबर और फिर उन नंबर्स को सुनकर मैं मम्मी के फ़ोन से फ़ोन लगाकर डायल कर नंबर और उसके बाद मैं मतलब वहाँ पर कॉल करती थी। अब कॉल करती थी क्योंकि मैंने किसी से कभी बात नहीं की थी, तो मुझे और प्रॉब्लम होती थी कॉल करने में, बात करने में। लेकिन तब भी मैं बात किया करती थी और मैं बताती थी कि ऐसे-ऐसे मेरा स्कूल एडमिशन नहीं हुआ है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन स्कूल्स तो मतलब कोई नहीं ले रहे थे क्योंकि मेरा ऐज ज़्यादा हो चुका था। और करते-करते मतलब मैं 17 इयर्स से कुछ स्टार्ट मैंने किया होगा और करते-करते ऐसे ही 2-3 साल लगे और नहीं हो पा रहा था। फाइनली उ क ढूँढते-ढूँढते मुझे हौस-खास मिला 19 इयर्स की जब मैं थी, तब मुझे हौस-खास जो कि ब्लाइंड गर्ल्स के लिए मतलब है और वो वर्क करता है और वो मतलब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिनकी स्टडी ना हो सकी हो या किसी रीज़न से छूट गई हो या एक वोकेशनल ट्रेनिंग जिससे वो अपने मतलब इंडिपेंडेंट हो सकें। तो मुझे वो मिला उन्होंने बोला फाइनली कि हाँ, आपका एडमिशन हो जाएगा, हम लेते हैं 18 ईयर से अबव जो रहती हैं गर्ल्स, उनको लेते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हो। तो फाइनली मैंने घर पे बात की और जैसे-तैसे वहाँ गए। हाँ, वहाँ पर जाकर मैंने और जब वहाँ एडमिशन की बात हुई उसके कुछ ही टाइम के बाद मेरा जब बर्थडे आया मार्च में मेरे बर्थडे वाले दिन ही मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो मेरा एडमिशन रुक गया कुछ टाइम के लिए और जुलाई में जाके फिर जब एडमिशन स्टार्ट हुए, हम लोग गए फिर से वहाँ पर और मेरा एडमिशन फाइनली हो गया। तो मैंने वहाँ से 9th मंथ की ट्रेनिंग की और 10th का एग्ज़ाम्स भी क्लियर किया वहाँ से, वहीं से दिया। ओके, तो शिव हमने देखा कि कैसे शिक्षा के जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं, उनसे शुरुआती दिनों में शिव कुमारी को थोड़ा-सा वंचित Off रहना switch. पड़ा Control. Stop क्योंकि recording. विजुअली इम्पेयर्ड पढ़ Start stream. सकते हैं या उन्हें List mute. पढ़ाया जा सकता है। Current. इस बात से अवेयरनेस ही नहीं होती है। Button. तो हाँ, स्टडी विथ वीआई का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए। तो अब मैं शिव कुमारी आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने जैसे कि बताया कि आप एमएसडब्ल्यू करना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो। तो एक विजुअली इम्पेयर्ड
के लिए लॉ तो फिर भी लोग कर लेते हैं। एमएसडब्ल्यू करते समय तो बहुत सारी क्रिटिसिज़्म्स होती है। तो क्या आपके घर पे भी ऐसा कुछ हुआ था? या आपको परमिशन मिल चुकी थी इन दोनों के लिए? नहीं, मैं यहाँ पर बताऊँ तो क्या हुआ कि जब मैंने बीएसडब्ल्यू किया, हाँ, बीएसडब्ल्यू से पहले मेरा अगर मैं बताऊँ तो मेरा ना स्कूल 11th-12th में भी प्रॉब्लम आई थी। मुझे ऐसा लगा था 10th के बाद कि फाइनली फैमिली इस बार सपोर्ट करेगी। बट जब मैं घर आई तो उन्होंने मतलब मुझे प्रॉपर उस टाइप से मतलब सपोर्ट नहीं किया, मेरे ब्रदर का भी सपोर्ट नहीं रहा और मैं विकासपुरी में एडमिशन लेना चाहती थी। तो मेरा नहीं हो पाया क्योंकि ब्रदर का उस टाइम पर सपोर्ट नहीं था तो उसने मना कर दिया स्कूल जाने से उस टाइम पर मेरे साथ जाने से और मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब 12th किया ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से और जब मैंने बीएसडब्ल्यू में एडमिशन लेने के लिए सोचा तो फैमिली ने मना किया क्योंकि उनको जैसे ही मैंने बताया कि इस टाइप से फील्ड वर्क रहता है तो और जैसे आपको एनजीओ में वर्क करना पड़ता है, तो उसमें उनका कोई मतलब वो नहीं था। अगर वो मेरे साथ आए होते क्योंकि मैं अपने कॉलेज एडमिशन के लिए ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से अकेले गई थी। तो क्योंकि तब मैं वहीं ट्रेनिंग कर रही थी, तो वहाँ से मैं गई थी एडमिशन के लिए तो मैं कर पाई। अदरवाइज़ क्या होता कि वो लोग मेरे को अलाउ नहीं करते क्योंकि इसमें फील्ड वर्क रहता है, आपको ग्राउंड लेवल पे वर्क करना पड़ता है, कम्युनिटीज़ में जाना पड़ता है और टाइमिंग भी ज़्यादा होती है। आपको 10 टू 5 तो एनजीओ में ही मतलब लगाना होता है। उसके बाद आपका घर जितना भी दूर होगा, उतना टाइम तो आपको लगेगा ही पहुँचने में। तो उस टाइप से रहा। तो और यहाँ पे ग्रेजुएशन मतलब मेरा अपना डिसीज़न सोशल वर्क लूँगी जिसमें सपोर्ट में मुझे बीआरए ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के टीचर्स जो रहे मेरे ट्रेनिंग के जो टीचर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया। और जब एमएसडब्ल्यू की बात आई तो एमएसडब्ल्यू में मतलब मैं खुद से अभी मतलब हॉस्टल में हूँ, तो मैंने खुद से अप्लाई किया विदाउट किसी की उसमें अभी भी कोई मुझे अलाउ नहीं करता। लेकिन मैंने खुद से ही फ़िल किया और खुद से ही मतलब मैंने किया कि मैं सोचा कि मैं एमएसडब्ल्यू करूँगी, तो मैंने उसके लिए अभी मतलब फॉर्म फ़िल कर दिया और एंट्रेंस का वेट कर रही हूँ। बहुत अच्छा मैम। सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों को अभिवादन करना चाहूँगा पुनः और आपको भी आप आई हमारे स्टूडियो में, मैं बहुत अभिवादन करता हूँ आपका। लेकिन आप जब बता रही थी कि जब कुछ नहीं हो रहा था तो आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी, तो अक्सर दृष्टिबाधित अक्सर दिव्यांग के साथ तो सारे दिव्यांगों की बात करें तो जो है इसके मुकाबले कहीं न कहीं अधिकतर दृष्टिबाधितों के साथ यह समस्याएँ मुझे जो है अभी तक मैंने जो रिसर्च किया है उसके मुताबिक यह समस्या मैंने पाया है कि जो ज़्यादा एज हो जाता है या फिर किसी न किसी कारणवश ये कोई ज़रूरी नहीं है। कोई बहुत ऐसे दृष्टिबाधित होते हैं जो बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, फिर भी वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। ऐसा क्यों? आखिर इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? हाँ, सर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है क्योंकि ना डिसेबिलिटी का एक्सेप्टेंस बहुत कम होता है। हाँ, बहुत ही बिल्कुल नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो जब डिसेबिलिटी का एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तब वो क्या होता है कि हमें लगने लगता है एज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी क्योंकि आपको घर से उतना मतलब केयर और इतना प्यार नहीं मिल पाता है, जो नॉर्मल भाई-बहनों को आप देखते हो, जो और सोसाइटी से भी आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जाता है। तो जब चारों साइड से अगर आप एजुकेशन करने लगते हो, तो वहाँ पर भी इक्वालिटी नहीं है, वहाँ पर भी आप पे उतना फ़ोकस नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स अलग से आ जाती हैं, स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप प्रॉपर गेम्स के लिए आपके लिए फैसिलिटी नहीं है, आपके लिए एक्सेसिबल जगह नहीं होगी, आपके लिए आपकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क नहीं होगा। तो जब चारों साइड से आ जाता है तो ऐसा लगता है कि मतलब 1-2 प्रॉब्लम हो तो हम हैंडल कर लेते हैं। जब सब साइड से होता है तो ऐसा लगता है कि मतलब नहीं हो पाएगा मतलब कैसे हैंडल करें उसको बिल्कुल जब अलोन फीलिंग हो जाती है कि हम ही अकेले मैं कैसे इसको मैनेज करूँ, कैसे सँभालूँ? तब फिर स्पेशली जाता है कि मतलब
सुसाइड अटेम्प्ट करने पर ही मतलब फ़ोकस जाता है। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा है कि आपको उस सिचुएशन में ला देता है, फिर आप उससे आगे नहीं सोच सकते, आपके पास लास्ट ऑप्शन यही रहता है फिर। आखिर ऐसा होता क्यों है? चाहे वो समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो, ऐसा क्यों होता है? ये मानसिकता क्यों है? सामान्यतः एक परिवार में 2 बच्चे हों, एक डिसेबल हो या फिर दृष्टिबाधित हो और एक सामान्य हो, तो फिर यदि जो सामान्य बच्चा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है और उसका एज 18 प्लस हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है और उसी के मुकाबले एक दृष्टिबाधित या फिर दिव्यांग जो पढ़ाई भी कर रहा है और सेम एज उसका भी है, बस थोड़ा-सा अंतर है, तो दोनों में फ़र्क क्यों हो जाता है इतना? फिर भी जो है दृष्टिबाधित या दिव्यांग के मुकाबले उनको जो कोई काम नहीं कर रहा सामान्यतः जो अच्छे पर्सन है, उनको क्यों तवज्जो दी जाती है? चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए सर जैसे मैंने मैंने अपने सोशल वर्क से जो सीखा जब मैंने बीएसडब्ल्यू किया और मैंने प्रॉपर देखा एक्सेप्टेंस एक्चुअल में मैंने देखा कि मैंने क्या होता है ना जब हम वीआई के साथ अपने ग्रुप के लोगों के साथ वर्क करते हैं, वहाँ पे टीचर्स होते हैं या हमारे जैसे लोग होते हैं तो हमें समझ लेते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मल के बीच में जाते हैं तब एक्चुअल में पता लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ आ रहा है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया उससे मुझे तो यही लगता है कि क्या होता है कि आजकल क्या होता है लोग किसी की हेल्प करना नहीं चाहते और जब किसी को लगता है ना क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा है, उनको अगर आप बता रहे हो कुछ भी, तो वो इशारे से समझ जाएगा, देखकर समझ जाएगा। लेकिन जहाँ पेरेंट्स को लगता है कि नहीं मतलब इसको थोड़ा-सा बताना पड़ेगा गाइड करना पड़ेगा या फिर इस टाइप से उनको मतलब एक वीआई है उसको हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा, इसको गाइड करना पड़ेगा या टीचर्स हैं उनको लगता है कि इसको ऑडियो में रिकॉर्ड करके देना पड़ेगा कुछ भी पढ़ाने के लिए या इसके लिए गेम्स खिलाने ले जाएँगे तो सब बच्चे तो ऐसे ही देख कर लेंगे। अब इसके लिए अगर क्रिकेट खेलना है तो इसके लिए अलग से फैसिलिटीज़ अवेलेबल करो, इसको अलग से बताओ अगर हम कुछ गेम खेल रहे हैं। तो वहाँ पर वो सोचते हैं कि छोड़ो इसको साइड में बिठा दो, तुम रहने दो, तुम छोड़ दो, तो वहीं हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन कि एक बाकी सब बच्चे खेलने जा रहे हैं, उसको उन्होंने बोल दिया, अगर हम पिकनिक जा रहे हैं, सब बच्चे जा रहे हैं, तो उसको बोल दिया स्कूल से अगर पिकनिक जा रहा है, तुम रहने देना, तुम मत आना और बाकी नॉर्मल बच्चों को कहा कि आ जाओ, वहीं डिस्क्रिमिनेशन हो गया, वो बच्चा नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको तो सँभालना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेना नहीं चाहता। तो ये जो एक कमी वो लोग मैंने ये देखा है मोस्टली लोग ये नहीं देखते हैं कि अगर किसी में डिसेबिलिटी है, वो उसके बाद भी आप लोगों के बीच में एडजस्ट कर रहा है, उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी जब आप लोग अलग-सा बिहेव करते हो, उसके अपने जैसे लोग नहीं होते, ओनली अकेला कोई भी वीआई या कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉर्मल के बीच में जब आ जाता है, तो उसको कितनी प्रॉब्लम होती है, सब कुछ उसको एडजस्ट करने में तब भी कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं, आप ये देखते हो कि हमें प्रॉब्लम ना हो, हमें बताना ना पड़े, हमें हेल्प ना करनी पड़े, छोटी सी गाइड ना करना पड़े, तो आप उसको सीधा अलग ही कर देते हो कि नहीं तुम रहने दो। तुम और ऊपर से सबको ये पहली थिंकिंग होती है मतलब ये नहीं देखते हैं कि उसमें मतलब क्या एबिलिटीज़ होगी, सिर्फ़ उन्हें दिखता है डिसेबिलिटी, जैसे ही उनको पता लग गया ना कि पर्सन में डिसेबिलिटी है, तो वो उनका बात करने का बिहेवियर बदल जाता है। जैसे सर मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताऊँ अ, कॉलेज में जैसे ऑनलाइन जब क्लासेस हो रही थी और सेकंड ईयर था मेरा, तो सेकंड ईयर में ऑनलाइन क्लासेस थी हमारी। तो जब न्यू-न्यू इंट्रोडक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, तो कुछ टीचर्स थे जब उन्हें पता नहीं था कि मैं वीआई हूँ। तो नॉर्मली ऐसे ही सब क्वेश्चन करते थे, बात करते थे कि जैसे कुछ भी हो तो पूछते थे कि तुम भी बताओ, तुम भी बच्चों को समझाओ। और एक दिन क्या हुआ अचानक से क्योंकि मेरे असाइनमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही थी लिखने के लिए स्क्राइब कोई अरेंज नहीं हो रहा था, जल्दी से कोई हेल्प नहीं करता है, हमारे सोशल वर्क के बहुत सारे मतलब असाइनमेंट्स होते हैं। अनलिमिटेड तो रिपोर्ट्स बनाकर देना होता है। तो जब मैंने मैम से टाइम माँगा कि मैम ऐसे-ऐसे मैं वीआई स्टूडेंट हूँ और इस वज़ह से मेरे को थोड़ा-सा टाइम चाहिए असाइनमेंट सबमिट करने में। तो जब उसके बाद उन्होंने टाइम मेरे को दिया, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब हुई ना, तो उनका बात करने का बिहेवियर बदल गया था। वो मेरे को नहीं बोलती थी कि तुम बताओ या तुम मतलब उस टाइप से, क्योंकि उन्हें ये पता लग गया ये पर्सन भी डिसेबिलिटी में है। तो मोस्टली ना देखकर लोग जज कर लेते हैं कि ये तो डिसेबिलिटी में है,
तो यानी ये नहीं कर सकती होगी, नहीं कर सकता होगा। ये नहीं देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, पहले हम उन्हीं से पूछ लें। वो खुद ही सोच लेते हैं, जो काम हम कर भी सकते हैं ना, वो भी हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग सोचते ही नहीं है, उनको लगता है हम कर ही नहीं सकते और जो लिमिटेशंस होती हैं, जो हम नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही छूट जाते हैं। तो ये जो मतलब लोगों का सोच अगर बदल जाए ना, तो बहुत चेंज आ सकता है, मुझे लगता है। मैम, जैसे आप बता रही हैं कि आपको एडवोकेट बनना है, लाइक, तो आप इस चीज़ को कैसे फेस करेंगी और डिसेबिलिटी के लिए आप क्या वर्क करेंगी? और एडवोकेट बनने के लिए करना क्या पड़ता है? यदि और कोई यह सपना संयोगता है, कोई ऐसा ड्रीम देखता है, उनके पास भी हो, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी? मैंने जैसे एक तो मेरा ये है कि मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों के लिए वर्क कर सकूँ, मैं क्योंकि सोशल वर्क एक तरह से सोशल वर्क के लिए ही मैं लॉ करना चाहती हूँ और सोशल वर्क मेरा बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी लाइफ में बहुत मैटर करता है सोशल वर्क। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पास्ट रहा वो किसी और का पास्ट ना बने, जो मैंने फेस किया वो कोई और फेस ना करे, जो मुझे नहीं मिल पाया वो मैं दूसरों को दूँ। मेरा ये मानना है और जिस भी किसी के साथ किसी भी तरह से इनजस्टिस हो रहा हो, किसी के साथ भी गलत हो रहा हो तो मैं उसके लिए मैं वॉइस रेज़ कर सकूँ, मैं उन्हें न्याय दिलाऊँ। मेरा मतलब मुझे अच्छा लगता है अगर मैं दूसरों की मदद कर सकूँ, मेरी वजह से किसी की भी हेल्प हो सके तो। तो इसलिए मैं एक तो लॉ करना चाहती हूँ और दूसरा कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं मतलब लॉयर बन जाऊँगी तो एक तो मेरा है कि मैं दूसरों को हेल्प करूँ, न्याय दिला सकूँ और चेंज ला सकूँ और स्पेशली जो मेरा फ़ोकस है ना, जो मैंने सोशल वर्क से एक्सपीरियंस किया, तो मतलब मैं वैसे सबके लिए काम करना चाहती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ही करूँगी, अगर किसी नॉर्मल को ज़रूरत होगी हेल्प की, तो मैं उनकी नहीं करूँगी। लेकिन जब मैंने देखा कि सबके लिए तो किया ही जा रहा है, लेकिन डिसेबिलिटी पर जो फ़ोकस रहेगा वो मेरा ज़्यादा रहेगा क्योंकि डिसेबिलिटी के लिए कोई आगे नहीं आता है। मैंने अपने कॉलेज में ये एक्सपीरियंस किया, लोग कैंटीन के लिए बोल रहे हैं, लोग पानी के लिए बोल रहे हैं, लोग बिजली के लिए भी बोल रहे हैं, कॉलेज साफ नहीं है उसके लिए भी बोल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए बोल रहे हैं। लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई दिक्कत आती है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। किसी को मतलब ही नहीं क्योंकि उनको उनको खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो वो उनको लगता है कि कुछ भी नहीं है, हमें भी नहीं मतलब जब तक एक होता है हमें खुद को प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तब तक हम सोच नहीं पाते हैं उस बारे में। तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि मैं करूँ और जब मैंने एडवोकेट बनने के लिए सोचा तो मैंने उसके लिए मतलब कुछ कुछ प्रिपरेशन किया जैसे कि मैंने क्लैट का एग्ज़ाम भी दिया था 12th के बाद और जैसे मैंने बताया मैंने ना बीआरएस से मतलब ट्रेनिंग किया था वोकेशनल ट्रेनिंग और उससे पहले मैंने एक समर कैंप भी किया था एनएफपी मुंडका से। तो जो उसके बाद जब मैंने बीआरएस से ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर भी मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा कि मैं एडवोकेट बनना चाहती हूँ, मैं लॉ करना चाहती हूँ। तो उसमें मुझे टीचर्स ने सपोर्ट किया, उन्होंने मतलब मुझे मोटिवेट किया, कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, तुम करो, तुम कर सकती हो। तो मैंने क्लैट का एग्ज़ाम दिया एनएलयू का एग्ज़ाम दिया बट वो क्लियर नहीं हुआ था। मेरा आया था मेरा पर्सन विद डिसेबिलिटी में आया था पीडब्ल्यूडी में 171 रैंक आई थी और नॉर्मल में मेरी आई थी 628 तो सबने बोला कि इतने में क्लियर नहीं होगा और मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस की भी थोड़ी कमी थी। तो उस टाइम पे मेरा क्लियर नहीं हो पाया और फिर मैंने सोचा कि मैं बीएसडब्ल्यू लूँगी, मैं सोशल वर्क लूँगी और मैंने फाइनली सोशल वर्क ले लिया। और अभी मेरा ये मतलब मानना है और जब अभी मैंने एलएलबी के लिए एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, तो मैं किसी को भी अगर कोई भी बोलता है और उस टाइम पर भी जब मैंने लिया था तो मोस्टली लोगों को पता था कि मेरा एम लॉ है और कुछ मेरा क्लियर नहीं हुआ था बट कुछ लोगों ने उसको अपना एम बनाया, कुछ लोगों ने मतलब मुझे देखने के बाद उस टाइम पर मेरे कॉन्टैक्ट के 2-3 लोगों ने एलएलबी किया और लॉ स्टार्ट किया और उनका एडमिशन भी हुआ और मुझे ना ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि चलो मेरा नहीं हुआ है लेकिन मतलब मैंने सोचा था और कुछ लोगों ने मतलब मेरा मतलब इतना एकदम ऐसा एम रहा और कुछ लोगों को और भी मतलब मन किया और कुछ लोगों ने और लोगों ने भी अपना इसे एम बनाया और उन्होंने स्टार्ट किया। और जब भी मुझसे कोई पूछता है या कुछ बोलता है कि मतलब हम लॉ कर सकते हैं या कुछ भी और, तो मैं सबको ये एडवाइस करती हूँ कि आपको जो
पसंद आए, ज़रूरी नहीं है कि आपको लॉयर ही बनना है। अगर आपको टीचर बनने का मन है तो आप वही करो, लेकिन कर सकते हो आप, उसके लिए कोशिश करो। डिफ़िकल्ट है तब भी, अगर सब बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगा तब भी आप सोच के रखो कि हो जाएगा, लेकिन आप करने के लिए आप उसके आगे बढ़ो। कोशिश पूरी करो, ये नहीं लगे बाद में कि हमने कोशिश नहीं की थी। कोशिश पूरी करो आप, लास्ट टाइम तक कोशिश करो। तो मैं सबको मतलब यही कहती हूँ कि सब करें, जिसका जो मन है वो करे, लेकिन आप कोशिश करो, हार मत मानो। प्रॉब्लम्स तो आएँगी। आप एक्सपेक्ट करते हो विजुअली इम्पेयर्ड लॉयर के पास नॉर्मल क्लाइंट आएगा? जी सर, रिपीट कर दीजिए सर एक बार। आप ऐसा आपको लगता है, आप उम्मीद करती हैं दृष्टिबाधित वकील के पास कोई सामान्य क्लाइंट आपके पास आएगा? जी सर, ये प्रॉब्लम मैंने भी देखा और समझ आ गया, क्योंकि जब मतलब मुझे समझ में आ गया और ये बिल्कुल, और मोस्टली लोग मुझे कहते भी हैं ये बात कि ऐसे नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर, मैं क्रिमिनल लॉयर बन जाती हूँ, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ भी, तो कौन-सा नॉर्मल पर्सन एक टाइम वीआई या हमारे ग्रुप के फिर भी आ सकते हैं, लेकिन कौन-सा नॉर्मल पर्सन हमारे पास आएगा अपना केस लेकर कि हाँ, मतलब हमारा कोई भी क्राइम का केस है, तो आप उसको लड़ो। तो ये प्रॉब्लम तब भी आएगी, मुझे पता है ये प्रॉब्लम आएगी, बट मैं ये मानती हूँ अगर मैं छोड़ दूँगी, तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप आगे जाओगे उसी में, तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें उसको फेस करना है, हमें उस अपनी जगह बनानी है, और उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप ऐसा करके दिखाओ, पैसा बनो कि लोग आपके पास आएँ। अब वैसे क्या होता है कि हम जितने टैलेंट ले लें, लेकिन लोग तो डिसेबिलिटी देखकर जज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल वो है कि ये इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। बट ये है कि हमें तब भी कोशिश करनी है, हमें तब भी उसमें रहना है, जगह बनानी है कि हम अपना एम छोड़े ना। लोगों को बदलना पड़े, लोग आएँ हमारे पास। आप मुझे जहाँ तक पता है आपके बारे में, मैंने जो अध्ययन किया है, आप सोशल वर्क काफ़ी की हैं। आप सोशल वर्क करना क्यों चाहती हैं और क्यों की है? इसके पीछे क्या मिशन है? सोशल वर्क कोई ऐसे ही तो नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही। और फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप अभी कह रही हैं कि मुझे लॉयर भी बनना है, तो सोशल वर्क के लिए बनना है। बट ऐसा नहीं है आप सोशल वर्क करती रहेंगी, फिर आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी तो अच्छा होना चाहिए। तो अ, आप ईमानदारी से बोलना चाहें, तो सोशल वर्क के पीछे कहीं फाइनेंशियल कंडीशन तो नहीं छुपा हुआ है? अ, उम, अगर सोशल वर्क, अगर जैसे मैं बताऊँ तो सोशल वर्क का क्या है कि मोस्टली क्या होता है, जैसे अभी सोशल वर्क ना प्रोफ़ेशनल डिग्री है। तो इसके बाद आपके मतलब जैसे मोस्टली लोग ना ये जैसे ये भी सोचते हैं कि अगर आप सोशल वर्क करोगे तो आपके पास फाइनेंशियली कंडीशन आपकी बहुत वीक रहेगी, क्योंकि आप तो मतलब समाज सेवक हो, तो आप तो मतलब आपका इसमें कोई करियर नहीं है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सोशल वर्क एक प्रोफ़ेशनल कोर्स है, तो इसमें आपके पास बहुत सारी, क्योंकि हम प्रोफ़ेशनली तरीके से सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्क अब एक प्रोफ़ेशन में शामिल हो गया है, तो इसकी नीड्स हैं बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में, और इसको जब इसको कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आप सोशल वर्क करने के बाद बीएसडब्ल्यू करने के बाद आप लॉ भी कर सकते हो, और लॉ तो मेरा शुरू से ही एम रहा है। और जो सर जैसे आपने पूछा कि सोशल वर्क मेरा क्यों मतलब एम बना, क्यों लॉ एम बना, तो अ, जब मेरा शुरू से मतलब स्टडी लॉस रहा, और मतलब मैंने देखा क्योंकि और ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली कंडीशन आ गई। मैंने बार-बार ट्राई किया और कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और ऐसी सिचुएशन एक बार नहीं, जब मैंने हॉस-खास में ट्रेनिंग कर ली, 10th का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद ऐसा नहीं था कि एक ही बार, ऐसा दोबारा से फिर से मेरी स्टडी लॉस हो गई थी। और ऐसा हुआ था कि जब मैं मतलब जैसे मैंने बताया कि मैं घर गई और मुझे लगा कि इस बार मतलब सब लोग, क्योंकि मैंने 10th कर लिया तो शायद सब अवेयर होंगे, तो सपोर्ट किया जाएगा। बट क्योंकि मम्मी एजुकेटेड उतना नहीं है, तो वो अकेले नहीं कर सकती हैं कि जा आकर मेरे लिए मतलब कुछ कर पाती।
तो ब्रदर था और ब्रदर का सपोर्ट नहीं रहा तो उसने क्लियरली मना कर दिया था जैसे कि मैंने बताया कि मैं स्कूल चुन रही थी। उसके बाद 11th-12th रेगुलर करना चाहती थी कि मैं अगर मेरा लॉस हुआ है तो मैं 11th-12th रेगुलर करूँगी, रेगुलर पढ़ के उसके बाद मैं कॉलेज कर पाऊँगी। बट वहाँ भी नहीं हो पाया विकासपुरी में। मैंने ट्राई किया, मैंने बात की, उन्होंने बोला मेरे क्योंकि तब तक मेरी कुछ फ्रेंड्स बन चुकी थी हौस-खास से। तो और उसके बाद मतलब मैंने सोचा कि मैं रेगुलर करूँगी लेकिन मेरा नहीं हो पाया। मैंने विकासपुरी में बात भी कर ली, मैम ने डेट भी दिया, बुलाया भी, लेकिन उस दिन पर भाई ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ। उसके बाद मेरा 1 साल फिर से वेस्ट हुआ और फिर से वही कंडीशन पे मुझे लगा कि मतलब फिर से मैं पहली वाली कंडीशन पे आ गई हूँ। इसके बाद मैं फिर से नहीं पढ़ पाऊँगी। अब मतलब अब क्या होगा? अब मेरा वो ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गया, अब मैं कैसे आगे जाऊँगी? तो फिर से मुझे ऐसा ही लगने लगा कि नहीं मतलब मेरे को फिर से नहीं रहना है। मैं फिर से उसी कंडीशन, उसी डिप्रेशन में आ गई। मैं फिर से ऐसा ही सोचने लगी कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मुझे नहीं रहना है और इस टाइप से हो गया। लेकिन 1 साल ऐसे ही रहा मेरा और 1 साल के बाद जब 2000 17 में मेरा ऐसे ही रहा 18 हुआ तो एनएफबी मुंडका में जो है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड उ उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर एक समर कैंप रहता है 25 डेज़ का। तो मेरी कुछ हौस-खास की वहाँ पे फ्रेंड थी जो वहीं पर मतलब रह रही थी। तो उसने ऐसे बताया मुझे और मेरी एक फ्रेंड और थी तो हम लोगों ने मतलब फिर से घर में बोला कि इस टाइप से हमें जाना है। तो मैं समर कैंप मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, अलग-अलग 25 डेज़ का रहता है। तो मैं वहाँ पे ट्रेनिंग्स के लिए गई और साथ ही साथ मुझे बीआरए के बारे में पता लगा। बीआरए के बारे में मुझे पता लगा कि मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो मैंने साथ ही साथ वहाँ पे भी बात की और जब मैंने 25 डेज़ वहाँ कंप्लीट हुए, तो उसके नेक्स्ट डे ही क्योंकि मेरी बीआरए में भी बात हो चुकी थी, हम इंटरव्यू देने वहाँ चले गए और फाइनली मेरा बीआरए में सिलेक्शन हो गया। तो मैंने वहाँ से मल्टी स्किल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। तब मुझे लगा कि शायद मतलब फिर से मुझे लगा कि फिर से एक उम्मीद रही कि शायद मैं कर पाऊँगी। तो तभी मेरे को मतलब ऐसा मैंने मतलब और पक्का हुआ मैंने डिसाइड किया कि मैं दूसरों के लिए वर्क करूँगी, जो मेरे साथ हुआ है मतलब मैं नहीं चाहती थी कि किसी और का कोई पास ऐसा बने या कोई और ये ऐसा सोचे कि मैं मतलब कोई इस सिचुएशन पे आ जाए कि किसी और को सुसाइड तक के बारे में सोचना पड़े या फिर कोई पढ़ ना पाए। मैं फ़ील कर सकती थी। मैं मेरे को उस टाइम पे ये भी लगा कि मैं तो आज यहाँ पे आ गई हूँ। मेरी तरह कितने लोग और होंगे जो अभी भी नहीं आ पा रहे होंगे, जो अभी भी सोच रहे होंगे कि उनको वो कैसे आएँ? मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब काश मैं मिल पाऊँ उन लोगों से, मुझे वो लोग मिल जाएँ और मैं उनकी हेल्प कर सकूँ कि मैं तो आ गई हूँ, मैं उन्हें भी ला सकूँ। तो वहीं से मेरा था कि मैं और कुछ भी आपको किसी की मदद करने के लिए, कुछ करने के लिए आपको बनना पड़ता है क्योंकि जब तक आपकी सोसाइटी में वैल्यू नहीं है, आप कुछ अचीव नहीं कर लेते हो, किसी पोज़ीशन पे नहीं हो, आपका कोई नहीं सुनेगा। तो और फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आप दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, तो आप दूसरे की स्टडी में आप उनको को फाइनेंशियली सपोर्ट कर दोगे, आप हेल्प कर दोगे। लेकिन अगर मैं खुद नहीं हूँ, तो मैं कैसे करूँगी? तो मैं चाहती थी कि मैं मतलब ऐसी जगह पे जाऊँ मेरा मतलब जिससे मेरा नेम भी हो और मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी रहूँ और मैं दूसरे की मदद कर सकूँ। वो पोज़ीशन हो, वो मतलब मेरे पास पोस्ट हो कि मैं दूसरों के लिए काम कर सकूँ। तो मेरा पहले से डिसाइड तो था कि मेरे को लॉ लॉ करनी है और मैंने डिसाइड किया कि मेरे को क्रिमिनल लॉयर बनना है और मैंने एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन मेरा एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया कि क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम पे गाइडेंस की कमी थी। तब मैंने सोचा कि और फिर से मेरे को ऐसा ही लगा तीसरी बार फिर से ऐसा सिचुएशन आ गया कि मतलब क्योंकि ना मैं लॉ छोड़ नहीं सकती थी। मैं अभी भी मतलब ये बिल्कुल नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ कि मैं अगर लॉयर नहीं हूँ तो कैसे कैसे होगा, क्या होगा? तो इस टाइप से मैं बिल्कुल भी Central Rathod has left the एक्सपेक्ट meeting. नहीं कर सकती थी। मैम आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हो, बट क्रिमिनल लॉयर बन के आप कैसे इंसाफ दिलाओगे जो आपके क्लाइंट होंगे? जो भी जैसे कोई भी केस बहुत ऐसा केसेस में ऐसा होता है, जहाँ पे जो घटनाएँ हुई होती है, वहाँ पे जाके सीन रिक्रिएट करना होता है, आपको अच्छे से जानकारी होगा। आपको मेरे से बेटर पता होगा इस क्षेत्र में। तो आप कैसे सीन रिक्रिएट करेंगी? और बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पे
जो है आपको विज़ुअल के माध्यम से आपको समझाना पड़ता है, ये नहीं ऐसी कंडीशन थी, इस कंडीशन में ऐसा सिचुएशन था। जब तो आप उस चीज़ को आप कैसे करेंगे? आप Schedule कैसे Rafa joined. फेस करेंगे? जहाँ तक मैं समझती हूँ ये बात प्रॉब्लम है कि इस टाइप से क्योंकि मैंने सोशल वर्क में भी इस टाइप की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी, जहाँ-जहाँ हमें वर्क करना होता है, तो कहीं-कहीं पर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो एक तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने जब सोशल वर्क किया, डिफ़िकल्टीज़ आई, अगर मैं इसको छोड़ देती और सबके अकॉर्डिंग चलती क्योंकि जब मैं सोशल वर्क लेने जा रही थी और मैंने ले लिया था, तो मोस्टली लोगों ने मुझे ये बोला था कि ये मतलब कैसे भी आई मतलब नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने लेके छोड़ दिया, तुम्हें किसने दिला दिया ये, अभी भी टाइम है, सब्जेक्ट चेंज कर लो। तो इस टाइप से कैसे ले लिया मतलब मत करो। लेकिन मेरा एम था मैंने फिर भी उसमें रही। मुझे लगा कि मैं जैसे-तैसे अगर मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो मैं सेकंड, थर्ड ईयर भी कंप्लीट कर ही लूँगी। तो वही मैं मानती हूँ कि अगर मैंने एक बार लॉ में एडमिशन ले लिया, मैं ये जानती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आएँगी। तो मोस्टली जगह पे यही एक हम लोगों के पास जैसे एक ऑप्शन रहता है कि जो काम आप खुद कर सकते हो, जो जितनी हमें लिमिटेशंस हैं, हम उन लिमिटेशंस के साथ वो वर्क करने करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और वैसे ही करेंगे। लेकिन जहाँ लिमिटेशंस के बाहर चला जाता है, वहाँ आपको किसी की अगर हेल्प लेनी पड़ती है, तो आपको उसके बेस पे वैसे ही उस वर्क को करना पड़ेगा या हम बात कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस ढूँढ सकते हैं। अपने किसी सीनियर से बात करके या अगर मेरे कॉन्टैक्ट में मुझे कुछ ऐसे वीआई एडवोकेट्स मतलब से अगर मेरा कॉन्टैक्ट होता है या ऐसे लोग जो मुझे गाइड कर सकें कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे हम उस काम को कर सकते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हम प्रॉब्लम्स को देखकर अगर मैं हट जाती हूँ कि ये कैसे होगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा बट मैं उसमें जाऊँ, उसमें देखूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ आ रही है और जब फिर प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन ढूँढा जाए कि क्या-क्या काम मैं कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। तो ये सॉल्यूशन जब ढूँढा जाएगा तो मैं मोस्टली मतलब वो वर्क कर पाऊँगी। यही काम मैंने अपनी फील्ड वर्क में भी किया। हाँ, जब हम फील्ड वर्क के लिए जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना कि वीआई नहीं कर सकता है। जैसे कि नॉर्मल लोगों को दे दिया गया अटेंडेंस बनाने के लिए दे दिया गया कि मतलब कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम हो रहा है या किसी के लिए भी कुछ मतलब कम्युनिटी लेवल पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो आप नॉर्मल है उनको दे दिया जाएगा आप लिखो और बाकी हम लोगों के लिए कोई वर्क ही नहीं रह गया। अब हम कैसे लिखेंगे? वो तो प्रिंट में लिख रहे हैं। और अगर आपका ब्रेल अच्छा भी है तो आप तो मतलब वो तो प्रिंट में लिख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता था कि मैं मतलब अपने लिए खुद से काम ढूँढती थी। मैं ढूँढती थी कि यहाँ पे मैं क्या काम कर सकती हूँ। तो मैं ढूँढती थी जैसे कि मैं लोगों से इंटरैक्ट कर सकती हूँ, मैं ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ चीज़ें, ठीक है? मैं उनके बारे में उनकी लाइफ़ स्टोरी उन्होंने कैसे क्या किया मैं वो सब जान सकती हूँ, काउंसलिंग कर सकती हूँ। जैसे कि हम लोगों को काउंसलिंग करनी होती है सोशल वर्क में, तो हम लोग साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि हमें सोशल वर्क में कंपल्सरी है कि आपको काउंसलिंग आनी चाहिए, आपको करनी होती है। तो मैं इस टाइप से मतलब मैंने ये भी किया वहाँ पर, तो इस टाइप से मैं खुद से बोलकर सुपरवाइज़र्स जो थे हमारे उनको बोला करती थी कि मैं ये काम कर सकती हूँ, आप मुझे एक वर्क दीजिए। तो इसी तरह से मैंने अब तक जो डिसाइड किया है, मेरा लॉ में भी यही रहेगा कि मैं मोस्टली अपने लिए वहाँ जाकर मैं ये डिसाइड करूँगी, मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि मैं इस काम को कैसे कर सकती हूँ, कैसे मैं इसको जैसे सब कर रहे हैं, मैं कौन-सा ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ कि मैं इसको इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से कर लूँ, लेकिन मैं इसको कर पाऊँ। तो ये सोच के मैं मतलब 36. चाह रही हूँ कि मैं जाऊँगी और मैं उसी उसी के अकॉर्डिंग मैं वर्क करूँ। Schedule Rafa has left the meeting. मैम ऐसा होता है जैसे आप बता रही हैं कि प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत ऐसे पर्सन होते हैं लाइक आप कहीं पे तो जाएँगी आप एडवोकेट बनेंगी, कहीं पे तो आप अपना सेवा देंगी ना, उसके लिए आपको कई बार जस्टिस के पास जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी
सॉरी बहुत सारी जगह पे जाना भी पड़ता है, तो आप कैसे फेस करेंगे इस चीज़ को? हाँ, तो जैसे कि जाने-आने वाला जो जो है ये वर्क मैं ईज़िली कर सकती हूँ क्योंकि मैंने जो सोशल वर्क किया है, तो मोस्टली सोशल वर्क में ना हम बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पे वर्क करके काफ़ी कुछ हमें नॉलेज मिलती है। तो वहाँ जैसे मैंने सीखा है शायद अगर मैं डायरेक्ट अब लॉ करती सोशल वर्क से मतलब सोशल वर्क नहीं किया होता, तो शायद मुझे मेरे लिए थोड़ा-सा एक्सपीरियंस न्यू होता। बट सोशल वर्क में जब मैंने सोशल वर्क किया और हमें जब वर्क करना होता है, हमें एनजीओज़ में जाके काम करना होता है। 2 एनजीओज़ ऐसे रहे जो डिसेबिलिटी पर ही थे और एक एनजीओ ऐसा था जो कि नॉर्मल होमलेस पीपल के लिए वर्क करता था और अदर्स के लिए, तो उसमें भी मैंने काम किया। तो इस टाइप से जब मैंने एक्सपीरियंसेस जो किए जाने-आने का, जैसे हमें कभी-कभी अलग-अलग जगह पे जैसे कि एनजीओ की तरफ से कोई-कोई प्रोग्राम होता था, तो हमें अलग-अलग कम्युनिटीज़ में जाना होता था न्यू एड्रेस होते थे, आज हमें वहाँ जाना है, आज पता लगा हमें तुगलकाबाद वाली कम्युनिटी में जाना है, आज पता लगा हमें बदरपुर में कोई स्लम एरिया है, वहाँ पर जाना है या फिर कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये प्रोग्राम है, तो वहाँ पर जाना है। तो उस टाइप से एड्रेस लेकर आप जाओगे और इस टाइप से मैं जाती थी और मेरे फील्ड वर्क कभी मिस नहीं किया मैंने। मैं प्रॉपर सारे फील्ड वर्क अटेंड करती थी विदाउट रीज़न मेरा कभी कोई फील्ड वर्क डे मिस नहीं हुआ। तो जाने-आने वाली मैटर से मतलब मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और जैसे कि मैंने मोस्टली देखा है, सोशल वर्क लोग इसीलिए नहीं लेते हैं कि उसमें फील्ड वर्क रहेगा, तो कैसे हम जाएँगे, कैसे कहीं भी जाना पड़ सकता है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम एक एक डर रहता है, वो मेरे में नहीं है सोशल वर्क करने के बाद। मैं मानती हूँ मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा, कैसे भी जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस मुझे से मिला है, वही कॉन्फिडेंस मुझे आगे भी काम आएगा, मैं ऐसा मानती हूँ। जैसे कि आप बता रही थी मेरा फैमिली प्रॉब्लम के कारण 1 साल लॉस हो गया। तो आप इस चीज़ को कितना समझती हैं कि फैमिली का साथ ना हो तो डिसेबल पर्सन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है? जी सर, ये बात तो बिल्कुल एकदम एक बहुत ज़्यादा मतलब एक सोचने वाली बात रहती है कि अगर क्या होता है ना कि विजुअली वैसे तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ फैमिली सपोर्ट अक्सर ऐसा देखा गया है कि मोस्टली ऐसा Charging होता battery. है कि 34. फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। लेकिन किसी-किसी का Notification फिर from भी Mint. थोड़ा होता है और किसी-किसी का बिल्कुल नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है, बात मैं मानती हूँ जो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो आपको मतलब ना आपको डबल स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि एक तो होता है कि फैमिली का होना ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कुछ करोगे तो वो आपको कॉन्फिडेंस देती है वो बात। अगर कोई फैमिली आपके साथ है तो कहीं न कहीं आपको वो रहता है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे बट फैमिली सपोर्ट नहीं है, आप अकेले सब कुछ से कर रहे हो तो वो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। बट उसमें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस अगर हमारा स्ट्रॉन्ग है, उस टाइम पर हमने रख लिया, रह नहीं पाता है बट उस टाइम पर अगर थोड़ी और कर लिया हमने स्ट्रगल कर लिया और स्ट्रॉन्ग रख लिया, तो हम आगे जा सकते हैं अदरवाइज़ पूरे चांसेस होते हैं कि आप कैसे पीछे चले जाओ। ये बात मैंने जहाँ तक ये एक्सपीरियंस किया है। अच्छा बहुत बार आप एक बातों को रिपीट करती रही, सुसाइड, सुसाइड और सुसाइड और ऐसा आप ही नहीं हैं, जिसके मन में यह ख़्याल आता है मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। ये समस्याएँ का समाधान क्या है? आखिर ऐसा क्यों होता है? और हमारी गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो ये कहते हैं कि हमारे पास सभी के लिए व्यवस्थाएँ हैं सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। या वास्तविक रूप में आपको क्या लगता है इक्वली सभी को ट्रीट किया जाता है? क्योंकि कई बार जो मैंने देखा है, आप सरकारी दफ़्तरों में जाएँगे, सरकारी कार्यालय में जाएँगे, तो उनको अजीब-सा होता है कि विज़ुअली इम्पेयर्ड है, ये डिसेबल है,
अच्छा, इनका कैसे प्रॉब्लम होगा, कैसे क्या होगा? तो कैसे होता है ये? क्या होता है? अ, नहीं सर, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे नहीं लगता है कि इक्वली ट्रीट किया जाता है और दूसरा ये है कि जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स प्रोवाइड की जा रही हैं या वो क्या है कि वो ना ज़्यादातर पेपर्स पर है, बट जिस तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँच नहीं पाती है। एक तो जब वो ट्रांसफ़र होकर आती है, तो वहाँ से आते-आते तक ख़त्म हो जाती है, किसी तक पहुँच नहीं पाती है और जिन तक पहुँचनी चाहिए, वो तो अवेयर ही नहीं है। वो काम तो उस दिन हो सकता है कि अब देखो जो हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को पता ही नहीं था शुरू में कि मैं स्कूल जा सकती हूँ, ब्लाइंड लोग भी पढ़ते हैं या मुझे ऐसा लगता था कि मैं वर्ल्ड में अकेले हूँ, ओनली वन वीआई। तो ये कहाँ से? क्योंकि आप अवेयरनेस की कमी थी और जिसके लिए CPAP हमारे लिए audio. इतनी फैसिलिटी है बट हमें ही नहीं पता और वो Input कब पता volumes. लगेगी एजुकेशन Proper से। mute mix. और Properly mute mix एजुकेशन slash O तब हो checkbox checked. पाएगा जैसे कि नॉर्मल बच्चे आज जितने भी नॉर्मल बच्चे हैं, हम देखते होंगे और Proper volume गर्ल्स, mute बॉयज़ control. जो भी हैं, जैसे दिल्ली है, Audio तो mix. यहाँ पर हर एक दूसरा C बच्चा duration. स्कूल जाता है। Control. पेरेंट्स के दिमाग में एक बात Mute फिट that. है कि 2 ढाई साल का बच्चा होगा, 3-4 साल का होगा, तो चाहे वो प्राइवेट में Button. डालें, चाहे उसको गवर्नमेंट स्कूल में डालें, बट डालेंगे, स्कूल जाएगा। बट वीआई के साथ, पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ ऐसा नहीं है। वो वो स्कूल नहीं जा रहा है, उसका लॉस है वहीं पर, उसको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है। तो वो एजुकेशन से भी पीछे रह गया। जब वो खुद ही एजुकेटेड नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा न्यू ऐप्स निकालने का, क्या फ़ायदा होगा कंप्यूटर ट्रेनिंग और ये सब के लिए? क्योंकि जब वो आपने कुछ बना दिया, लेकिन वो बच्चा तो सीख ही नहीं पाया। वो इंग्लिश नहीं सीख पाया, उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, वो कंप्यूटर नहीं सीख पाया, तो आपने रूल अगर आगे चल के को बोल दिया कि आप विदाउट आप कंप्यूटर पे अपने एग्ज़ाम दे सकते हो, बट वो बच्चा तो पढ़ा ही नहीं तो कंप्यूटर कैसे सीखेगा? तो सबसे मेन जो मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स अवेयर हों और क्योंकि जब तक पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे कोई भी बच्चा खुद स्कूल नहीं जा सकता। जैसे कि मेरे साथ हुआ जब मैं काफ़ी एज हो गई 19 इयर्स में जाके मैंने ट्राई किया तब मैं कहीं हौस-खास पहुँच सकी। अगर ये मैं ये मानती हूँ अगर ये समझ मेरे को काश कुछ साल पहले मुझे हो जाता मैं ये चीज़ पहले कर लेती घर में, तो शायद मैं पहले ही स्कूल पहुँच जाती और शायद मेरा इतना स्टडी लॉस नहीं होता और मैं टाइमली शायद मैं स्टडी क्लियर भी कर लेती। बट यही अगर मेरे पेरेंट्स अवेयर होते और वो ये सोच के चलते जो मैंने सोचा कि ब्लाइंड है तो क्या हुआ इसको भी पढ़ाना है। जैसे भाई पढ़ रहा है वैसे ही इसको भी बेटा पढ़ रहा है जैसे वैसे ही बेटी को भी हम अपनी पढ़ाएँ। भाई को भी अगर ये समझ हो कि नहीं कोई बात नहीं अगर बहन ऐसी है तो क्या हुआ उसको भी हमें सपोर्ट करना है। तो शायद बचपन से मैं ये सब होता ही नहीं मैं भी बचपन से स्कूल में होती और शायद हम देखते भी हैं जिनके पेरेंट्स अवेयर हैं वो बच्चे स्कूल में हैं। तो सबसे मेन है कि पेरेंट्स को अवेयर किया जाए और दूसरा नॉर्मल लोगों को डिसेबिलिटी के बारे में अवेयर किया जाए। मैं देखती हूँ मैंने कॉलेज में आके एक्सपीरियंस किया नॉर्मल लोग डिसेबिलिटी से बहुत दूर हैं। बचपन में क्या होता है बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं नॉर्मल बच्चे, उनको डिसेबिलिटी के बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं होती है। जब वो कॉलेज में आते हैं किस नॉर्मल लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि हमारी क्लास में, हमारे कॉलेज में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी भी है और वो उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते, उनसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते। तो ये जो भेदभाव खत्म होगा और ये बचपन से हो सकता है जब हम बड़े हो जाते हैं, तो जैसी हमारी थिंकिंग हो गई, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जब बचपन से आपको सिखाया जाएगा कि देखो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी होते हैं, आपको उनकी हेल्प करनी है, आपको उनके साथ रहना है, साथ पढ़ाने के साथ-साथ साथ में एक्टिविटीज़ भी कराई जाए, इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ भी दी जाएँ, तो वो जब उनके साथ खेलेंगे, बड़े होंगे और अचानक से अगर उनके घर में कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी आ जाता है, तो वो उस चीज़ के लिए अवेयर होंगे, वो गाइड कर पाएँगे, हाँ, हमारे स्कूल में भी ये बच्चा था, ये भी तो ये सब काम कर लेता था, ये भी कर लेगी, ये भी कर लेगा। तो वो उस टाइप से वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं हमारा बच्चा ये नहीं कर पाएगा और वो बच्चे को भी वैसा ही ट्रीट करेंगे, वैसा ही गाइड करेंगे। तो अपने आप सब अवेयर होंगे एजुकेशन पूरा होगा तो आपने अब जिसके लिए जो फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं, वो हर एक बच्चे तक पहुँचेगी। अगर हर बच्चा पढ़ जाता है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कोई भी बच्चा हमारे सोसाइटी में पीछे नहीं रहेगा, ये मैं मानती हूँ। मैम, जैसे कि आपको जानकारी होगा और ये बात सभी अच्छे से जानते हैं। सामान्य बच्चे के लिए प्रत्येक 3 किलोमीटर
के फासले पे मिडिल स्कूल या फिर प्राइमरी स्कूल होता है। फिर 5 किलोमीटर के आसपास, प्रत्येक 5 किलोमीटर के आसपास हाई स्कूल होता है। फिर 7 किलोमीटर के आसपास कॉलेजेस, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन विज़ुअली इम्पेयर्ड के लिए कहीं पे एक राज्य में एक विद्यालय होता है, वो भी 10 तक, या फिर वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए वो नहीं होती हैं, जैसे लाइब्रेरी समथिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कहीं पे ऐसा होता है जो स्कूल है, फिर भी अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि ना तो टीचर है, टीचर भी है तो उनको ब्रेल लिपि के बारे में पता नहीं है। नॉर्मल वहाँ पे जो शिक्षा विभाग के जो सामान्य टीचर होते हैं, उनको भेज दिया जाता है, उनको वहाँ पे स्थानांतरित किया जाता है। और सबसे बड़ी वजह आखिर जागरूकताएँ क्यों कम है दृष्टिबाधितों के प्रति, कि नहीं इनके लिए भी स्कूल है, इनकी भी पढ़ाई होती है। कई ऐसे होते हैं जो अभी भी अपना सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं अनेक जगह पे बैंक में, और कहीं उनको ब्रेल लिपि नहीं आता है। एक दृष्टिबाधित होकर ब्रेल लिपि नहीं आना, ये मैं समझता हूँ मेरे अकॉर्डिंग सबसे शर्मनाक बात है। तो आपको क्या लगता है इन सब का वजह क्या है? तो जैसे कि मेन इसका तो एक मेन रीज़न यही है कि लोग जो हैं डिसेबिलिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। क्यों स्कूल नहीं है? क्योंकि लोगों को लगता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी पे किसी का ध्यान ही नहीं है। नॉर्मली एजुकेशन की सब बात करते हैं। वो किसके लिए बात करते हैं? नॉर्मल बच्चों के लिए, कि बच्चों के मतलब फैसिलिटी के अकॉर्डिंग घर के पास स्कूल्स हों, सब कुछ हो, फैसिलिटी हो। बट कोई ये नहीं सोचता है कि उसी समाज में पर्सन विद डिसेबिलिटी भी रहते हैं, वीआई भी रहते हैं, तो उनकी नीड्स क्या हैं? वो भी होंगे, तो वो बच्चे कैसे जाएँगे? मोस्टली कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो ये सोच कर नहीं बनाई जाती है कि इसमें कोई वीआई अगर आएगा तो वो क्या आ पाएगा या कोई व्हीलचेयर वाला आ पाएगा? ऐसे उसको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या साइन लैंग्वेज का हम यूज़ कर रहे हैं कहीं पर, कोई अगर ऐसा कोई आ गया पर्सन तो वो कैसे कैसे रहेगा, कैसे क्या करेगा? तो ये उनको लोगों को ध्यान ही नहीं है, डिसेबिलिटी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कि डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग स्कूल बनाकर शायद कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा ज़्यादा, होने चाहिए बट क्योंकि लोगों को अगर अवेयर करना है, तो स्कूल साथ में होने चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल साथ में होगा तभी कुछ फ़र्क पड़ सकता है, नहीं तो जब तक स्कूल साथ में नहीं रहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक तो स्कूल अगर दूर है, ये सबसे मेन मतलब कोई जो मतलब एक नॉर्मल स्कूल है और एक ब्लाइंड स्कूल है, तो ब्लाइंड स्कूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ब्लाइंड स्कूल में अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो वहाँ पर उसके जैसे लोग हैं, वो तो उसे समझ जाएँगे। लेकिन जो बाहर वाले हैं, दूसरे लोग हैं, वो कैसे समझेंगे? मतलब जो नॉर्मल बच्चों में, नॉर्मल लोगों में जब वो इंसान जाएगा, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो वही स्कूल अगर क्यों ना जो आस-पास स्कूल हैं, उनको इस टाइप से बना दिया जाए इस टाइप से बना दिया जाए कि वो ऐसा हो जाए कि वो वहाँ पर नॉर्मल बच्चे भी पढ़ें और वहाँ पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो भी पढ़ें और दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए, दोनों को फैसिलिटीज़ हो। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाए, वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग वो फैसिलिटीज़ आएँ। जैसे कि नॉर्मली सबने मोस्टली सुना होगा अमर ज्योति स्कूल है दिल्ली में, तो वो उसमें नॉर्मल भी है और उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी हैं। तो इसी तरह से अगर सारे स्कूल हो जाएँगे, तो उससे नॉर्मल लोग भी अवेयर होंगे और जो कोई भी वीआई बच्चा या कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी एजुकेशन से दूर नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि ब्लाइंड स्कूल दूर था, इस वजह से बच्चा जा नहीं पाया। वो अपने पास की स्कूल भी उसके लिए इतना एक्सेसिबल होगा कि वो जा सकेगा स्कूल में। बहुत अच्छा मैम, आपका जो नॉलेज है वो हमारे दर्शकों को भी प्रभावित किया होगा, आई होप। और बहुत अच्छा आपका जर्नी है। हाँ, बहुत स्ट्रगल है। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एज हो जाता है या फिर सपोर्ट नहीं होता है, तो वो छोड़ देना चाहते हैं पढ़ाई, वो कुछ करना नहीं चाहते। तो
ऐसी-ऐसी जो है होता है और बहुत तादाद में होता है, तो जो भी इस प्रकार के हैं, प्लीज़ आप सभी घबराएँ नहीं, आप सभी अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करें और हमारी टीम और सभी आप सभी के साथ हैं। तो मैम आज के सेशन अंत करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन होगा और आपको क्विक आंसर करना है बिल्कुल कम शब्दों में। आप रेडी हैं? जी, जी, सर रेडी। ओके। मैम आपके लाइफ़ के बारे में मुझे जहाँ तक आप बता रही थी, ऐसा लगा कि कहीं न कहीं आप सोशल वर्क पे ज़्यादा ध्यान देती हैं और सोशल वर्क को आप ज़्यादा प्रेफ़रेंस करती हैं। तो 51. ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? आपके जो हैं रोल मॉडल कौन हैं इस एरिया में? इसमें मेरे रोल मॉडल अक्सर जब मैंने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में ट्रेनिंग किया, तो मेरे वहाँ के जो टीचर हैं, डेविड सर और मेरी एक मैम है, आरती मैम, वो मेरे लिए रोल मॉडल रहे हैं जिससे मैं इसमें आगे बढ़ी हूँ। अच्छा, ऐसे परिवारों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है हॉस्टल जाएगा तो पता नहीं क्या कर पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा टाइम पे, पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उन सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, जब जब आप खुद ये सोच लेते हैं ना कि आपका बच्चा पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया, तो आप उसको वो सोच लेते हैं कि हमारे हमारे कुछ दोष होंगे, इसके पिछले जन्म के पाप होंगे, भगवान ने हमें सज़ा दे दी। तो इस टाइप से आप मत सोचिए, आप ये सोचिए देखिए अगर जैसे अगर हमें एग्ज़ाम्पल दें लुइस ब्रेल अगर वो लुई ब्रेल नहीं होते, तो आज ब्रेल लैंग्वेज कैसे आ पाती? तो अगर आप ये सोचिए अगर आपका बच्चा ऐसा है, तो भगवान ने उसको किसी किसी काम के लिए, किसी समाज की भलाई के लिए चुना है, आप उसमें उसका सपोर्ट कीजिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आप उस बच्चे को आगे बढ़ाएँगे, तो नॉर्मल बच्चे से बढ़ के वो बच्चा जिसमें कोई कमी है किसी तरह की, वो बच्चा आगे करके दिखाएगा, बस उसे आपके इक्वल सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है और भरोसे की। अच्छा, बहुत से जगह पे आप गई होंगी या अपने आस-पास में आपने अनुभव किया होगा। बहुत ऐसे पर्सन होते हैं जो आपको देखेंगे और आप रास्ते में जा रही हैं या फिर कोई काम कर रही हैं, तो उनको लगता है अच्छा वो ब्लाइंड है, चलो ठीक है, कहाँ तक जाना है? या फिर चेयर पे आपको चेयर ऑफ़र करना बैठने के लिए या फिर कोई काम आप कर रहे हो और उसमें आपका वो हेल्प कर देता है। वो ये समझकर कि विज़ुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड है, एक सिम्पैथी के दृष्टिकोण से। तो आपको कितना अच्छा लगता है कोई आपके ऊपर सिम्पैथी ऐसा दिखाता है तो? नहीं, मुझे बिल्कुल मतलब जब कोई सिम्पैथी रखता है मेरे लिए तो मुझे बिल्कुल उतना अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए एम्पैथी रखी जाए, सिम्पैथी नहीं और इसी वज़ह से मेरे मतलब मोस्टली कॉलेज में और सब जगह प्रॉब्लम्स आती है कि जैसे मोस्टली क्या होता है जो जो क्लासमेट्स हैं या ऐसी कोई भी हेल्प कर रहा है, तो सबसे पहले आप वीआई हो तो आपको चेयर दे दी, आप बैठ जाओ तुम रहने दो, तुम मत करो। तो इस टाइप से कॉन्फिडेंस कम होता है। मैं सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ, अगर मैं फील्ड वर्क के लिए आई हूँ, कुछ करने आई हूँ, आप देख रहे हो, हम एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आप उसमें सपोर्ट करो ना कि आप क्योंकि अगर हमें बैठना ही होगा, हमें अगर कुछ नहीं करना होगा, तो फिर तो हम घर में ही ठीक है, हम यहाँ क्यों आएँगे? तो इस तरह का मतलब मैं चाहूँगी कि ऐसा ट्रीट मतलब नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत डिमोटिवेट करता है क्योंकि ना उम, हम लोगों को किसी की सिम्पैथी की ज़रूरत नहीं है, हमें एम्पैथी की ज़रूरत है। आप जो ये डिफ़रेंस अगर सब लोग समझ जाएँ ना सिम्पैथी और एम्पैथी तो शायद बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, कभी किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप कह रही हैं ये मीनिंग समझ जाए कोई सिम्पैथी और एम्पैथी क्या होता है। तो ऐसी बात है तो फिर आप ही बता दीजिए हमारे कई ऐसे दर्शक होंगे जिनको अच्छे से पता नहीं होगा सिम्पैथी और एम्पैथी होता क्या है?
जी, जी, बिल्कुल। जैसे मैं बताऊँ कि मतलब हम लोगों को ना जब मैंने सोशल वर्क किया, हमारी फर्स्ट क्लास में ही पहले जो हमारा फर्स्ट डे था, उसी में क्योंकि सोशल वर्क में तो आप सब कुछ पढ़ते हो, तो हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि सिम्पैथी और एम्पैथी में डिफ़रेंस क्या है। सिम्पैथी वो है दूसरे पर दया करना कि मतलब जैसे एक होता है, जैसे आप नॉर्मली देखते हैं, हम सब देखते हैं, कोई भी जा रहा है, ब्लाइंड है, चलो इसकी हेल्प कर दो, इसको क्लास तक छोड़ आए या रास्ते में जा रहे हैं, हेल्प कर दिया, चलो छोड़ दिया। लेकिन एम्पैथी वो है कि खुद को दूसरे की जगह पर रख कर देखना। मैं समझ सकूँ अगर मैं मान लो मैं देख नहीं रही, लेकिन मैं समझ पाऊँ अगर कोई चल नहीं सकता है, तो उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, ठीक है? कहाँ-कहाँ पे उसको कहाँ पे कैसा लगता होगा, मैं समझ सकूँ। मुझे पता होना चाहिए अगर मैं ये समझ पा रही हूँ कि कोई चल नहीं सकता है, मैं तो चल सकती हूँ। मैं तो कुछ भी अगर कहीं बाहर जाना है, मैं जा सकती हूँ। सोचो अगर कभी बाहर को बारिश आ रही है नॉर्मली एग्ज़ाम्पल और कोई जो इंसान चल नहीं सकता है, वो बाहर का मौसम देखना चाहता है, जाना चाहता है, ठीक है? बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो चल नहीं सकता है, तो उसको कैसा लग रहा होगा और हम सब उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो क्यों ना अगर अगर मैं समझ सकूँगी उसकी भी फीलिंग, तो मैं उसको हम लोग वो व्हीलचेयर पे हम उसको साथ में लेकर जाएँगे और वही चीज़ होती है, तो वही जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो काम वो वीआई के साथ भी ऐसा करते हैं। जैसे कि मैंने एक्सपीरियंस किया, लोग ऐसे अगर आप बोलोगे, हमें क्लास में छोड़ दो, तो कोई-कोई छोड़ देगा आपको। लेकिन ऐसे जब मैं कॉलेज में पूरा जितना टाइम मैंने कॉलेज अटेंड किया, जो भी टाइम ऑफलाइन रहा, मैं सबसे आगे वाले डेस्क पर बिठाया जाता था, ये सिम्पैथी थी कि ये ब्लाइंड है, इसको सबसे आगे वाले डेस्क पे बिठा दो। लेकिन उस डेस्क पर कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बैठता था, कोई भी। मैं पूरी क्लास में हमेशा अकेले रही। जैसे कोई प्रोग्राम या कोई फेस्टिवल या फेस्ट कुछ भी होता था, तो वहाँ पर जो जो चेयर्स होती हैं, सबसे आगे वाली रो में मुझे बिठा दिया जाता था, ये सिम्पैथी थी। लेकिन वहाँ पर कोई भी नॉर्मल बच्चा नहीं बैठता था, वो सब अपना ग्रुप बना के पीछे बैठते थे। एम्पैथी तब होती कि वो भी मुझे अपने साथ में रखते या खुद भी आगे रहते कि नहीं, जहाँ हम बैठ रहे हैं, ये भी हमारे ग्रुप की है, ये भी हमारे साथ रहेगी। हम अगर जा रहे हैं बाहर तो तुम भी चलो, वो होती है एम्पैथी कि वो समझ सकें। तो वो तो सिम्पैथी है कि आप दया करना सिम्पैथी है और दूसरों खुद को उसकी जगह पर रख कर देखना, वो कहलाई जाती है एम्पैथी कि आप खुद को उसकी जगह पर रख कर देख सको, कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने बताया है। मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा आप सभी के लिए। आप सरल शब्दों में समझना चाहें सिम्पैथी और एम्पैथी तो कहते हैं ना जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप विज़ुअली इम्पेयर्ड हो और कोई सामने से आके बोले नहीं, नहीं ये काम है मैं आपको भी हेल्प करता हूँ, अरे ब्लाइंड है पता नहीं कैसे कर पाएगा, थोड़ा मैं भी कर देता हूँ। तो ये जो भावना होती है, ये जो फीलिंग होती है, ये जो इमोशन होता है वो सिम्पैथी में आता है। यदि वो ये कहे अरे आप ये कर रहे हो, कितनी अच्छी बात है, आपके साथ मैं भी करूँ, तो फिर ये एम्पैथी होता है। दोनों का मीनिंग बहुत चेंज होता है। तो इस बातों को सभी को समझना चाहिए और जो है सभी को मोटिवेट करना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। हम कहने के लिए चाहे कोई भी हो हमारे प्रधानमंत्री साहब जो भी आज से नहीं, जब से भारत की आज़ादी हुई है तब से कहने के लिए कह देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन ऐसा कुछ धरातल पे, ज़मीनी स्तर पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता है क्योंकि एक पंक्ति में, एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियाँ उपस्थित हैं और उसमें 5 विज़ुअली इम्पेयर्ड है, तो कहीं न कहीं 60 के मुकाबले वो 5 को जो है वो सारे टीचर और स्टूडेंट कम तवज्जो देंगे, ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए। यदि प्रत्येक 3 किलोमीटर पे जो है सामान्य बच्चों के लिए विद्यालय है, तो कम से कम एक राज्य में विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए। कम से कम 5 स्कूल हर स्टेट में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैम, आप लॉयर बन के डिसेबल पर्सन के लिए स्पेशल क्या करना चाहेंगे जो आपके ख्वाबों में है कि नहीं मुझे ये तो करना ही करना है? हाँ, मैं चाहूँगी लोग
अवेयर हो सकें, क्योंकि ये बात तो है कि स्कूल्स हों और मैं चाहूँगी कि नॉर्मल स्कूल ही ऐसे बन जाएँ कि जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो एक्सेसिबल स्कूल हो, जिसमें वो जा पाए आराम से। और साथ ही साथ स्कूल के साथ-साथ ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर लोग मतलब पेरेंट्स अवेयर हों, जो लेकर आएँ, क्योंकि स्कूल्स अगर बना दिए गए, जैसे कि स्कूल्स आज भी कुछ स्कूल्स हैं, लेकिन पेरेंट्स ही अवेयर नहीं है। कोई स्कूल भेजना ही नहीं चाहता, किसी को पता ही नहीं है, कोई जानना ही नहीं चाहता है कि कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। उनका तो पहला जैसे ही घर में आता है कोई ब्लाइंड, तो उनका सोचना ये होता है कि अब तो भगवान ने क्या ही दे दिया और मतलब अब तो पूरी ज़िंदगी हमें ही इसको सँभालना है। तो ऐसी थिंकिंग वो पहले ही सोच लेते हैं। तो स्कूल बनाकर भी तब होगा फ़ायदा जब जिनके घर में वो लोग हैं वो आइडेंटिफ़ाई हों और उसके बाद उनके साथ पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग की जाए, जो कि सोशल वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट है। सोशल वर्कर्स का मोस्टली यही काम होता है, काउंसलिंग करना। और कुछ कुछ भी इस टाइप का कुछ भी इश्यूज़ होते हैं तो वो काउंसलिंग करते हैं, तो उस टाइप से काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए कम्युनिटीज़ लेवल पर, जिसमें एज़ अ सोशल वर्कर होने के नाते भी मैं चाहूँगी कि मेरा उसमें मतलब रोल रहे और मैं करूँगी भी और मैंने किया भी है। मैंने आस्था ऑर्गेनाइज़ेशन में वर्क किया है, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वर्क करता है। तो मैंने वहाँ पर भी कुछ इंटरव्यूज़ लिए थे और इस टाइप से मैंने किया था वर्क। और मैं आगे भी करूँगी, ये तो स्टार्टिंग है, ये तो मेरा सीखने का प्रोसीजर है, क्योंकि मैं स्टूडेंट टाइम पर किया है। बट मैं आगे भी इसको आगे रखूँगी और मेरा यही मानना है कि वो लोग अवेयर हों, पर्सन विद डिसेबिलिटी तक पहुँच पाएँ और पर्सन विद डिसेबिलिटी फैसिलिटीज़ तक पहुँच पाएँ। जब ये दोनों मतलब दोनों दोनों तरफ से आगे जाएँगे, तो अपने आप हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब आत्मनिर्भर हो सकेगा और इंडिपेंडेंट बन के, और वो खुद तो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा ही, दूसरों को भी मोटिवेट करेगा और दूसरों को भी अपने जैसों की औरों की भी मदद कर सकेगा। बिल्कुल, कहते हैं आप जब ये भावना, ये सिचुएशन क्रिएट कर दो कि नहीं मेरे घर में ब्लाइंड है या फिर क्या क्या कैसे करेगा? तो बहुत ऐसे मैंने सुना है ऐसे पेरेंट्स से कि वो ये कहते हैं कि ये ब्लाइंड है, इससे अच्छा होता मेरे पास ना ही होता। तो ये बहुत ही नकारात्मक सोच है मेरे नज़रिए से। मुझे लगता है ये सब परिवर्तन होना चाहिए। ये तभी होगा जब सभी के अंदर जागरूकताएँ हो, सब इन सब चीज़ों से अवेयर हो। वो तभी होगा जब आपका, हमारा, सरकार का, सबका साथ हो और सब मिलकर इसे बहुत अच्छे से प्रचार-प्रसार करें, तभी यह सफल हो पाएगा। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन जाते-जाते आपसे पूछना चाहेंगे, आप हमारी टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बिल्कुल सबसे पहले तो थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी और बुलाया और मुझे मौका मिल सका कि मैं अपना एक्सपीरियंस, जो कि आज तक शायद किसी के साथ भी शेयर नहीं किया है, और मैं अब बता पा रही हूँ। और बाकी लोग भी जो लोग और भी कितने सारे लोग होंगे जिनको मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, या फिर जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में होंगे, तो शायद उनको कोई सॉल्यूशन मिल सके, शायद वो भी आगे बढ़ सकें, तो मुझे अच्छा लगेगा। और जो आप लोग ये वर्क कर रहे हो, तो ये सोशल वर्क ये बहुत बेहतर है और मैं बिल्कुल थैंक यू करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग ऐसे ही आगे वर्क कीजिए, और ऐसे ही ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इस टाइप से आपने एक लोगों को जगह प्रोवाइड करना, एक मंच देना कि वो अपनी बात रख सकें। और साथ ही साथ जब वो दूसरों में जाएगी, तो वो औरों कितने लोगों के लिए मोटिवेशन बनेगा और कितने लोग उससे अवेयर होंगे। और हम खुद जब आते हैं तो हम खुद कितना सीखने को मिलता है, जब हम अपने बारे में हमें कुछ बोलने का मौका मिलता है तो। तो मैं इसके लिए मतलब बहुत जैसे ही मुझे पता लगा था कि इस टाइप से मतलब आपकी टीम के बारे में, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ये वर्क मैं मानती हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप लोगों ने लिया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत थैंक यू करती हूँ आप सबको। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। और हम सभी परिश्रम करते हैं लाइफ में, तभी आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में
हम सभी चाहते हैं नई जो आने वाला पीढ़ी है वो अच्छा बने, वो बेहतर बने और हम सभी ऐसे स्टूडेंट के लिए प्रयासरत रहते हैं जिनके पास कोई सुविधाएँ नहीं है, उनको कंप्यूटर एजुकेशन से अवेयर किया जाए। उनको बताया जाए नहीं विज़ुअली इम्पेयर्ड भी पढ़ाई कर सकता है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे सुदूर इलाके हो गए, दूर-दराज़ ऐसे इलाके में इव जो है अवेयरनेस नहीं है, क्या विज़ुअली इम्पेयर्ड पढ़ाई कर सकता है? तो इन सभी के लिए जो है हमारी टीम कहीं न कहीं वर्क कर रही है। मैम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे हमारी टीम इसके लिए आपसे कुछ अनुरोध करे तो आप क्या सहयोग करना चाहेंगी? अ, बिल्कुल सर और मैं समझती हूँ और सोशल वर्क करना मुझे मतलब कुछ भी किसी भी तरह से अगर मैं कहीं किसी के लिए काम आ सकूँ, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती है कि मतलब मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल मैं मतलब ये मेरा सौभाग्य होगा अगर कुछ किसी भी तरह से मैं काम आ सकूँ और मैं हमेशा प्रेज़ेंट हूँ। कभी भी किसी भी उसके लिए अगर किसी भी तरह से अगर मैं काम आ सकती हूँ, तो सर मैं हमेशा प्रेज़ेंट हूँ, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे अपना सोशल वर्क कंटिन्यू रखने का भी मौका मिलेगा। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ इसके लिए बल्कि मेरे को बहुत खुशी होगी कि मुझे कुछ मौका मिले कुछ करने का। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ आई, अपना अनुभव साझा की। इससे बहुत सारे बच्चे मोटिवेशन मिलेगा उनको और आगे आएँगे। वो एजुकेशन से अपने आप को रिले कर पाएँगे, तो बहुत अच्छी बात है और इसी क्रम में आप सभी यदि अभी तक यह समझ रहे हैं कि नहीं हम विज़ुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर डिसेबल हैं, कैसे पढ़ाई करेंगे? तो आप सभी अब जो है देर नहीं कीजिए, अब समय व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सभी आइए और पढ़ाई कीजिए। आपके लिए विभिन्न स्थान पे, विभिन्न जगह पे, अनेक जगह पे रास्ताएँ जो है खुला है, सिर्फ़ आप मंज़िल तय कीजिए आपको करना क्या है? क्योंकि आप जब तक मंज़िल तय नहीं करेंगे तब तक आपके माइंड में आइडिया नहीं आएगा आपको करना क्या है। तो आप वो फ़िक्स कीजिए और अपना काम प्रारंभ कीजिए। जो भी ऐसे भी पर्सन हैं जो सुन रहे हैं हमें और उनके आस-पास कोई ऐसे पर्सन है तो उनको आप मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए और उनको अवेयर कीजिए ताकि वो अपना जीवन सफल बना सके। तो आप भी इस तरह की परेशानियों का जो है सामना किए हैं और सभी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आइए प्रत्येक मंथ 21st डे को हम सभी इंटरव्यूज़ सेशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं और आप स आके अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो हमें 5 अक्टूबर से पहले मेल करें। प्रत्येक मंथ 5 अक्टूबर से पहले या फिर प्रत्येक मंथ 5 तारीख से पहले हमें मेल करें। हमारा मेल आईडी है studywithvi83@gmail.com। आप आएँ और अपने साथ जो भी परेशानियाँ हुई हैं, जो भी आपको लगता है दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में हो सकता है, आप अपना अनुभव शेयर करें, साझा करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगा। धन्यवाद, शुक्रिया।